आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। एक मरतबा फिर इंडिया पर हाथ साफ करने का मौका आ चुका है। ट्रंप के बाद नसियान का मर्ज़ लाहक हुआ है भारत के आर्मी चीफ बिपिन रावत को। सठिया गए हैं, फरमाते हैं कि पाकिस्तान को तकलीफ़ का एहसास दिलाते रहना ही भारत की पॉलिसी है। फिल्मी डायलॉग से भरपूर, जंगो जदल से भरपूर, किसी पंजाबी फिल्म की तरह से गरजे भी बरसे भी। इंडियन मीडिया बड़ा खुश हुआ, फरेफ्ता हुआ, बहुत शोर गुगा रहा। इंडियन मीडिया क्या चिल्ला रहा था, क्या फरमा रहा था, पहले ये देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले साल भारतीय सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था वो पाकिस्तान के लिए मैसेज था। अगर वो अब भी नहीं माना तो दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भारतीय सेना तैयार है। अगर सीमा पार आतंकवादी तैयार बैठे हैं तो इस तरफ से हम भी तैयार हैं। अगर आतंकवादी इधर आएंगे तो भारतीय सेना उन्हें 2.5 फुट जमीन के नीचे भेज देगी। भारतीय सेना तैयार है, 2.5 फुट ज़मीन के नीचे पहुंचा देगी। ऐसा लग रहा था कि सनी देओल की किसी नई फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं या बॉर्डर का रीमेक चल रहा है। पाकिस्तान में बंदूकें नहीं बनती, पाकिस्तान में तमाम फ़ौजियों को हमने गुलैल दी हुई है, पाकिस्तान में लोग बांसुरी पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सिर्फ इंडिया और इंडियन मीडिया और इंडियन फ़ौज है जिसके पास हिम्मत है, हौसला है, अज़्म है, पाकिस्तान को फ़तह करने के दावे हैं। समझ में नहीं आता। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम इंडिया शुरू से लगाता चला आ रहा है, लेकिन दहशतगर्दी के इल्ज़ाम से पहले भारत ने पिछले साल कुछ एक ड्रामा भी किया था सर्जिकल स्ट्राइक का। बिपिन रावत ने इस मौजू पर भी इज़हार ख्याल किया और फरमाया कि ज़्यादा बातें की तो मज़ीद होगा, दिस दैट वॉट एवर, जो भी कुछ कहा खुद उन्हीं की ज़ुबानी ज़रा देखिए। और सबसे ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा उन डायलॉग्स पर, मैं इसे वॉइस ओवर नहीं कहूँगा, उन डायलॉग्स पर जो ये मौसूफ इंडियन मीडिया का एक प्रोड्यूसर था या व्हाटएवर जो भी था, बहरहाल नीड्स टर्मिनेशन फॉर दिस, क्या कह रहे हैं जरा मुलाहिजा कीजिए। अब संभल जाओ पाकिस्तान, परमाणु हमले की गीदड़ भभकी नहीं आएगी काम। नापाक साजिश के बारे में सोचा भी तो मिट जाएगा वजूद। अब पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई करने को तैयार है सेना। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने दिया है बड़ा बयान। ये बयान सीधे सीधे पाकिस्तान के लिए चुनौती है। सेना प्रमुख के इस बयान ने पाकिस्तान में मचा दी है खलबली, ऐसी खलबली कि उससे पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद हराम हो गई है। मुझे हंसी आ रही है, हालांकि बड़ा संजीदा मौजू है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त वॉइस ओवर लिखने वाला यकीनन कोई बेवकूफ़ ही होगा। पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद हराम हो गई है, मतलब यहाँ तो रिदाए गफलत छूट ही नहीं रही है। कल के प्रोग्राम में भी जिक्र हुआ, परसों के प्रोग्राम में भी जिक्र हुआ, खादिम आला, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे उनके सूबे में पैदा नहीं कर दिया, वरना मैं भी चढ़ गया था उन्हीं के हत्ते। तो शुक्र है सूबे का वज़ीर आला मुराद अली शाह है, जिन पे हम कभी कभी क्रिटिसाइज़ भी करते रहते हैं, कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें भी उनकी तरफ से देखने के लिए मिल जाती हैं, वरना हम तो ऑरेंज और मेट्रो ट्रेन के हत्ते चढ़ गए थे। दूसरी बात, DGISPR की तरफ से इस हज़ियान का जवाब दिया गया है, फौरी जवाब इसे कहना दुरुस्त होगा। मज़ा आ गया, कम अज़ कम मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे तो मज़ा आ गया। DGISPR ने वाशिगाफ अल्फाज में बता दिया, भारत आजमा कर देख ले, एटमी सलाहियत भारत ही के लिए है। ये था सनी देओल की पाकिस्तानी वर्जन, जिसमें DGISPR ने वाशिगाफ अल्फाज में बता दिया कि ये एटम बम जो है वो हमने शब बारात पर चलाने के लिए नहीं बनाया है। उन्होंने वाशिगाफ अल्फाज में ये भी कहा, पता नहीं बिपिन रावत सुनने की सलाहियत से महरूम है या नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी एडवेंचर का जो हिंदुस्तान की जानिब से अगर दिखाया गया तो उसका फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 4 स्टार ओहदे के अफसर को इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयानात ज़ेब नहीं देते। भारतीय आर्मी चीफ का बयान बचकाना है। नहीं, यहाँ थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। भारतीय आर्मी चीफ का बयान बचकाना नहीं है, क्योंकि 60 साल के हो गए, सठिया गए हैं। इनका बयान अहमकाना ज़रूर कहलाया जा सकता था। यहाँ DGISPR को थोड़ी सी गलती हुई है। दूसरा, उन्होंने फरमाया 4 स्टार ओहदे के जनरल को, अफसर को इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान। एक रियासत जबर जुल्म कुफ्र, जब वही गैर जिम्मेदार है, डे 1 से लेकर के आज तक पाकिस्तान और पाकिस्तान की रिसोर्सेज पर कब्जा करने के, पाकिस्तानियों को दिल जलाने के अलावा, पाकिस्तानी हुकूमतों से तिजारत के फ़रोग के अलावा, जिसमें पाकिस्तानी हमारी हुकूमतें भी मौजूदा और साबका जिसको भी आप कह लें वो भी बराबर की शरीक जुर्म है, लेकिन इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं इंडिया पे।
तो इनको ये लगता है कि पाकिस्तानी हुकूमतों से अगर सेटिंग कर ली तो पाकिस्तान की फ़ौज से भी कर ली, और अगर पाकिस्तान की फ़ौज से कर ली तो पाकिस्तान के अवाम से कर ली। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा नहीं है। भाड़े के चंद एंकर, भाड़े को उर्दू में आप किराए के कह लीजिए, किराए के चंद एंकर्स, किराए के चंद तजिया निगार, किराए के चंद वो लोग जो मोमबत्ती जिनके मोहल्ले में ज़्यादा मिलती है या फ्री मिलती है मेरे ख्याल है, वो अगर वाघा बॉर्डर पे मार्च पास्ट करते हुए दोस्ती के गीत गा रहे हैं, और वो भी एक तरफा वन साइडेड दोस्ती के, इसका मतलब ये नहीं है हजरत कि पाकिस्तान फ्री फॉर ऑल हो गया। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके हज़ियान का बखूबी दंदान शिकन मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और अगर आपने, अच्छा रह गई बात सर्जिकल स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक पे आते हैं सर। सर्जिकल स्ट्राइक तो इस सदी का वो शाहकार था, बॉर्डर के बाद मेरा ख्याल है कि और अगर कुछ जेपी दत्ता ने ना बनाया होता और सिर्फ वो सर्जिकल स्ट्राइक ही बना देते तो भी बहुत था। सर्जिकल स्ट्राइक, मैं आंख बंद करके कुछ भी तसव्वुर कर लूँ कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हो गया, पाकिस्तान पे मेरी हुकूमत है, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, चश्मे तसव्वुर में तो आप कुछ भी करते फिरें, कोई आपको रोकने वाला तो है नहीं। ये सर्जिकल स्ट्राइक भी दरअसल वही एक ड्रामा था। ये स्ट्राइक किसने की? इंडिया का कहना है कि हमने की। ये सर्जिकल स्ट्राइक किस पे की? इंडियन मीडिया कहता है कि ये पाकिस्तान पे की। इसका कोई सबूत मेरे भाई, कोई एक जानी नुकसान जो इस तरफ हुआ हो जो आप दिखा सकते हो? हाँ, लेकिन दुनिया की तारीख में ऐसी बेइसी, ऐसे शर्मनाक मनाजिर जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी शहरी आबादियों पर इंडिया की तरफ से ये वो तोहफे हैं, ये उस तिजारत का बदला है, ये उस तिजारत के ख्वाब का बदला है जो हमारी हुकूमतों की तरफ से वक्तन फ़वक्तन देखा जाता है। भारत को मजीद कोसेंगे, इस कोशिश में हमारा साथ देंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजम्फर अली साहब। लेकिन यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो इन रिलेशंस को मजीद बर्बाद करेंगे हस्ब तौफीक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत हैं सैयद गजम्फर अली, मारूफ दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। गजम्फर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सर, ब्रेक से पहले मैंने जितना भी ऑल फॉल बातें की, जितनी एग्जैजरेशन की, आप उनमें से कितनी फ़ीसद बातों से मुत्तफिक नहीं है? और आपको क्यों नहीं लगता कि मैंने जो कुछ भी कहा पाकिस्तानियत का तकाजा था वो सब? जी, आप इससे ज़्यादा भी कहते तो वो पाकिस्तानियत का तकाजा ही होता, क्योंकि हम एक ऐसे दुश्मन के अपोजिट बैठे हुए हैं जो दो फ़िलासफ़ीज़ पे काम करता है, जो चाणक्य की फ़िलासफ़ीज़ हैं। एक है कि अगर आपको दोस्त से को भी कभी धोखा देना पड़े तो उसे हाथ में लाओ और उसके पीछे से छुरी दो। दूसरी बात वो कहता है कि जो आपने सुना है, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। अब इस वक्त जो इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रक्चर है, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो बात लंबी हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि 1928 में जो आरएसएस जो तंजीम बनाई गई थी, जो बुनियादी तौर पे हिटलर और मैसोलिनी के ख़यालात से मुतासिर होकर बनाई गई थी, उसका तमाम का तमाम जो एजेंडा था वो दहशत गर्दी, अक़लियतों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ के नुक्ता नज़र पे मुहित था। इसीलिए जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुए तो सबसे पहले जो उन्होंने गोली मारी, जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, जो अपने आप को पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, सबसे पहली गोली उन्होंने अपने बाप को मारी, जो था गांधी। उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे आरएसएस के एक परिचर ने गोली मारी और वहां से आगाज हुआ इंडिया की सियासत का। तो जो मुल्क, सर, आपकी बात को काटने की जिसारत कर रहा हूं, गुस्ताखी माफ कीजिएगा सर। ये मुझे जरा बताइए काइंडली, कमिंग बैक टू द आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ, आपको क्या ख्याल है ये इंडियन आर्मी चीफ क्यों इन्हें ऐसा लगा कि ये इंडियन हुकूमत का हुक्म मिलने पर बॉर्डर क्रॉस करके, जैसे पब्लिक पार्क में लोग टहलते हैं वैसे ही आ जाएंगे, हमें मारेंगे पीटेंगे और जो दिल चाहेगा करेंगे और चले जाएंगे? और पाकिस्तानी आर्मी छुट्टियों पे गई हुई है, यानी हमारे मुहाफिज कोई भी नहीं है, यहाँ सिर्फ हुकूमत पाई जाती है या वो मोमबत्ती माफिया जो इंडिया और इंडियन से दोस्ती की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसी गलतफहमी उन्हें क्यों लाक हुई? भाई, जब इंडिया की लीडरशिप दहशतगर्दी को फ़रोग देती है, जब दुनिया का सबसे बड़ा जलील और कमीना दहशतगर्द नरेंद्र मोदी, जिसने गुजरात में मुसलमानों का खून किया,
जो अब कश्मीर में मुसलमानों का खून कर रहा है, और उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डेविल जो दरसगाह है दहशतगर्द की, जो कमीना इंसान है, जब वो लीडरशिप के उस पर बैठे होंगे तो नीचे जो मिलिट्री लीडरशिप होगी वो उनका बाप बन के जन्म लेगी। इससे पहले भी इंडियन मिलिट्री कमांडर जो था उसने इसी किस्म की ओल फोल बकी थी जब आपकी सर्जिकल स्ट्राइक का नाम आया था। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए ना, काइंडली ये मेरी मालूमात में जरा इजाफा कीजिए ना सर, ये किस किस्म का मुल्क है, ये किस किस्म की आर्मी है? एक मासूम तो नहीं कहूंगा, इंडियन मीडिया वरना मुझ पे और पता नहीं क्या फतवे डालेगा, और मासूम होना भी नहीं चाहिए था। एक बुरहान वानी पूरी इंडियन फोर्स को उसने आगे लगा दिया। आप मुझे ये बताइए, इंडियन पार्लियामेंट में हमला होता है, वो फुटेज आपके जहन से उतरती है जो ब्लैक कैट कमांडोज जिनकी बहादुरी की धाक इंडियन मीडिया कहता था, वो गन संभाल के इधर उधर छुपते फिर रहे हैं। ये किस किस्म का मुल्क है? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, जिस मुल्क में अफजल गुरु को फांसी लगाई गई और उसकी फांसी के बाद उसकी बेवा को बताया गया वो जलालत और कमीनियत पे मुतनसिर नहीं है, तो आप उसकी मिलिट्री लीडरशिप से क्या तवक्को करते हैं कि वो अकल की बात करेगी? उनको पता नहीं है कि जौहरी वार क्या होती है। उनके एक मिनिस्टर ने इससे पहले क्या कहा था, इसी किस्म की स्टेटमेंट उसने भी न्यूक्लियर आर्सेनल के हवाले से दी थी। सुषमा स्वराज ने क्या कहा था कि हम अपने बेटे के लिए कुछ भी करेंगे। तो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी को जो रवाज दिया जा रहा है, जो फरोग दिया जा रहा है, आपको याद नहीं है कश्मीर में जब क्लिंटन विजिट कर रहा था तो इंडियन आर्मी ने 35 सिखों को एक लाइन में खड़े करके गोली मार दी थी। इंडियन आर्मी का कल्चर जो है वो दहशतगर्दी फरोग करने में, लोगों को मारने में, अश्वदरी करने में, उनको घरों से उठाने में, कत्ल करने पे मुनसर है। वो समझते हैं कि कश्मीर में मजलूम मुसलमानों के साथ वो जो कुछ कर सकते हैं शायद पाकिस्तान में वो ये कर सकेंगे। उनको पता नहीं है कि वो गोला एक फायर करते हैं तो ऐसे 4 गोले फायर करते हैं। आप फायर करते रहें, हम आपके घर में घुस के हम भी आपको मारेंगे, और ऐसे मारेंगे। और मारा है इससे पहले, जब मारते हैं तो फिर उनके अंदर से हैजानी कैफियत आ जाती है, फिर कभी अमेरिका के पास दौड़ते हैं, कभी यूएनओ में दौड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं। कश्मीर का मामला नेहरू ने कहा था कि जी कश्मीर का मामला यूएनओ में लेके जाओ, वो अपने बाप के वादे से फिर गए, वो अपने लीडर के। तो ये जो लीडरशिप का जो, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप है चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो सारी दहशतगर्दी, और उनको ये जो मोमबत्ती माफिया है ना पाकिस्तान में, जो कुछ एनजीओज हैं जिनकी कुछ औरतें हैं जो इखलाक बाख्ता औरतें हैं जो जाके वहां पे उनकी गोद में बैठती हैं, उस किस्म की औरतें फरोग देती हैं उनके नैरेटिव को। अगर हमारे यहाँ हम इन चीज़ों को दुनिया में पॉलिटिकली भी उठाएं और मिलिटरीली भी उठाएं, यूएनओ में भी लेके जाए कि इस किस्म का आर्मी चीफ है जिसको ये पता नहीं कि जौहरी जंग का मतलब क्या होता है, जो ये कहता है कि हम न्यूक्लियर ब्लफ को ख़त्म करेंगे। आपको ये पता नहीं कि टीचिंग में न्यूक्लियर जो है आर्सेनल इस्तेमाल होता है वो किस वक्त इस्तेमाल होता है, वो उसकी पॉलिसी क्या होती है। अगर आपको ऐसा इंडियन आर्मी चीफ मिला है जिसकी अकल भी उस तरह है जिस तरह उसने हैट सर पे रखा हुआ है, जो टेढ़ा हैट है उसकी टेढ़ी अकल है, तो वो अपने नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द के कहने पे ये बयान देगा ना, तो आप उससे क्या तवक्को करते हैं? वो अकल की बात करेगा। अब हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि हम एक जिम्मेदार मुल्क है, हम आपकी तरह थर्ड क्लास मुल्क नहीं है। हम इंडिया के अंदर कोवर्ट वॉर नहीं कर रहे, हमने फजलुल्लाह को अपनी प्रोटेक्शन में नहीं रखा हुआ, हमने स्टूज अफगानिस्तान, ये तारिक फतेह जैसे लोग वहां पे बैठते हैं जिनके बाप का भी पता नहीं कि कहां से आए, जो पैदाइशी दहशतगर्द वो बिठाते हैं अपने टेलीविजन चैनल पे, उनके जरिए वो तमाम चीज प्रोपेगेट करते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, आपने तारिक फतेह का नाम लिया तो मुझे एक नाम और याद आया। एक नाम हमारी ही सरजमीन पर पैदा हुआ, अनफॉर्चुनेटली कराची की एक मुजाफाती बस्ती में जन्म लिया, एक सो कॉल्ड, या हुसैन अक्कानी की बात करेंगे ना आप हुसैन अक्कानी की बात करेंगे ना आप, असरे हाजिर का मीर जाफर हमेशा सेलेबल कम्युनिटी रहा है। उसको पैसे दे के जो मर्जी उसको खरीद ले, ना उसके मॉरल एथिक्स हैं ना उसके लीगल एथिक्स हैं। अब वो इंडिया के लिए लिख रहा है, वहां जाके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन क्रेडिट दे पाकिस्तान के उन लीडरों को जो उसको एम्बेसडर पोस्ट करते हैं, जो जिनकी वो जेबों में रहता है। तो गलतियां तो हमारे यहाँ भी है ना कि हमने अपना ही नैरेटिव बाहर बेचने के लिए उस शख्स को भेजा जो मुल्क का भी गद्दार है, अपने खानदान का भी गद्दार है। तो बात यह है कि ये चीज़ें जो हैं, ये तमाम चीज़ें जो आ रही हैं, ये फीड इंडियन को भी फीड कर रहे हैं इस किस्म के लोग कि जी आप ये चीज़ें एस्केलेट करें। और इसके अंदर एक अभी बहुत बड़ा क्रिश्चियन ज़ियोनिस्ट हिंदुत्व नेक्सस बना हुआ है जो पाकिस्तान के खिलाफ
ये तमाम चीज़ें मजहब की बेसिस पे की जा रही हैं, मुसलमानों को कॉर्नर किया जा रहा है। पाकिस्तान हैपन्स टू बी अ मुस्लिम स्टेट एंड द ओनली न्यूक्लियर स्टेट। अब ये बातें चले, आप बॉर्डर पे फायर कर रहे हैं, इंडियन आर्मी ने एक नई पॉलिसी बना ली है जिनको वो बॉर्डर पीस कहते हैं, थ्रू द बैरल ऑफ द गन जवाब देते रहेंगे इनका। यानी उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि मरेंगे इनमें कौन मरेगा, तो आम आदमी यहाँ भी और सिविलियन और वहाँ भी सिविलियन। तो जब आप ताज होटल में एक ऐसा वाक़या कराते हैं जहां आपने अपने ही ATS एंटी टेररिस्ट फोर्स का जो चीफ था अहमद करकारे, उसको इंडियन आर्मी ने गोली मार दी, और इंडियन आर्मी तो गोली मारने में एक्सपर्ट है। आप अब ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट उठा के पढ़े कि अनंतनाग और सोपुर में एक गांव है। लेकिन सर फिर भी एक क्रेडिट तो देना पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी कहें, एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि जब भी इंडियन हुकूमत, मोदी गवर्नमेंट इस तरह का कोई ड्रामा या स्वांग रचाती है, उसे भरपूर मदद, भरपूर सपोर्ट मिलती है उस बिकाऊ इंडियन मीडिया से जिसकी शान में कई किताबें लिख दी जाएं तो भी कम होगा। और हमारे यहां इसके बिल्कुल बरक्स है, हमारे यहां हमारे ही सीने पे मूंग दल रहे हैं कुछ ऐसे तज्जियाकार, कुछ ऐसे बिकाऊ माल मीडिया के लोग, ग्रुप्स में कहूंगा तो शायद किसी को बुरा लग जाए, कि जो इंडिया की खुशनुदी के लिए किसी भी हद को क्रॉस करने के लिए तैयार रहते हैं। सही है ना। सबसे पहले गाड़ी अजमल कसाब को साबित करने के लिए सबसे पहली गाली जो थी किस मीडिया ग्रुप की पहुंची थी? कौन सा मीडिया ग्रुप है जो अमेरिका से एजुकेशन पढ़ाने के नाम पे पैसे लेता है? कौन सा मीडिया ग्रुप है जिसने बरतानिया से एड ली और वो हमेशा जो पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान खबरें जो चलाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप कहते हैं? शर्म आनी चाहिए उनको, अगर उनके अंदर शर्म मौजूद। लेकिन यहाँ तो शर्म नाम की कोई चीज नहीं है ना। यहाँ पे ऐसी NGOs हैं सर, शर्म और सियासी मफाद या कारोबारी मफाद ये एक जगह जमा हो सकते हैं क्या? तो आपके एक मीडिया टाइको, एक मीडिया मालिक ने क्या नहीं दिया कि हमारा तो कोई एथिक्स नहीं है, हम तो बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में तो हर चीज चलती है, मैं तो बिजनेस करता हूं। तो अब आप पीछे क्या रह गया मुझे बताएं ना। असल में तो दुख इस बात का है कि इंडिया, वहां पे तो लोग, आप ये समझे कि अगर नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द के होते हुए इंडिया कोई अकल की बात कर सकता है तो इट इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। हो नहीं सकता, क्योंकि वो शख्स उठते बैठते सोते जागते दहशतगर्दी खाता है, दहशतगर्दी पीता है। उसके खिलाफ जिसने इलेक्शन लड़ा था एहसान वानी ने, उसने उनके क्या किया था? उनकी लाश उन्होंने काट के और दरख्तों पे लटका दी थी। गुजरात पुलिस ने केस रिकॉर्ड नहीं किया था, अमेरिका ने वीजा देने से इनकार किया था। वो इस किस्म का क्रिमिनल शख्स है, लेकिन वो पाकिस्तान में दोस्तियां पालता है लीडरशिप से। जो अजीत कुमार डेविल जो पाकिस्तान, जो ये अपनी तकरीरों में ये कहता है, सेमिनार में ये कहता है कि जो लोग पाकिस्तान में लड़ रहे हैं वो मर्सिनरीज हैं, मैं उनको पैसे दूंगा और पाकिस्तान के लोगों का खून करवाऊंगा, बम धमाके करवाऊंगा, सुसाइड बॉम्बर भेजूंगा, ISS को लेके आऊंगा, पाकिस्तान में प्लांट करूंगा। वो हमारे घर आता है और आके यहाँ पे हमारे लाहौर विजिट करता है बगैर वीज़े के, बगैर पासपोर्ट के, और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर में बैठ के चाय पी रहा होता है। क्या आपने आज तक सुना है कि किसी रियासत के प्राइम मिनिस्टर ने एक दुश्मन मुल्क के ऐसे शख्स को जो ये कह रहा हो कि मैं आपके मुल्क के लोगों को मारूंगा, उसको बिठाऊंगा? लेकिन सर ऐसे मुल्क को दुश्मन कैसे कह सकते हैं आप? ऐसे मुल्क को आप दुश्मन कैसे कह सकते हैं? या मैं थोड़ा सा एतराज करना चाहूंगा आपकी इजाजत से कि जिसकी फिल्में यहाँ कैप्री सिनेमा में दिखाई जा रही हूँ, जब वो अक्षय कुमार की या शाहरुख खान की या पता नहीं क्या नाम है उनकी फिल्में लगती हैं, तो यहाँ आप आकर के देख लीजिए, या लाहौर में भी होगा कि यहाँ खिड़की तोड़ रश होता है, तो फिर मैं और आप अकेले ही रह गए ना मुहब्बे वतन। तो जब इंडियन फिल्में बैन हुई थी तो सबसे ज्यादा कोशिश किसने की थी फिल्में खिलवाने की? असल में तो ये तमाम चीज लीडरशिप के तकाजे होते हैं ना, कि वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करे और एक इस विजन में देखे कि ये शख्स जो पाकिस्तान के लोगों को मारने की बात करता है, जो कहता है कि मैंने जाके पाकिस्तान तोड़ने की चीज़ों में हिस्सा लिया, वो वहाँ पे गया ढाका और उसने क्या तकरीर की, जो ये ओपनली जाके UNO में पाकिस्तान को बदनाम करता है, उसकी फिल्में आप यहाँ बैन करते हैं किसी चीज़ पे, तो फिर बेताशा कोशिश की जाती है कि जिन फिल्मों को खुलवा दिया जाए। और आपको पता है, शायद ये आपके नॉलेज में ज़रूर होगा कि इंडियन फिल्म जो पाकिस्तान में रिलीज़ होती है उसकी जो अपना 3 करोड़ का जो उसका भत्ता होता है, वो इंडियन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, अभिनव भारत और ये जो RSS का जो विंग है अपना, इसको जाता है।
इसको जाने, यानी पाकिस्तान से रेवेन्यू जो कलेक्ट हो रहा है वो एक्चुअली में वहां दहशतगर्द तंजीमों को जा रहा है। तो सर मुझे एक बात बताइए ना, आप जिस चीज पर एतराज कर रहे हैं, ये इतनी ज्यादा काबिल एतराज बात तो नहीं है माजरत के साथ, क्योंकि हम तो उन कंपनियों की कोल्ड ड्रिंक्स भी खरीद करके और धड़ल्ले से पीते हैं कि जिनकी आमदनी जो है उससे फलस्तीन में भी गोलियां चलाई जा रही हैं और दीगर जगहों पे भी बहुत कुछ हो रहा है। तो अगर एक जगह हो रहा है तो दूसरी जगह तो इखलाक इजाजत देता है। नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो बहुत सारी चीज़ें कारोबार के सिलसिले में आई हैं ना, लेकिन बात यह है कि उसको डिमार्केट किसने करना था। अगर आपके यहाँ एक चीज़ की मार्केटिंग हो रही है तो मार्केटिंग के राइट्स किसने दिए हैं? मार्केटिंग के राइट्स अवाम ने तो नहीं दिए ना, ओवर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने दिए ना। एक गवर्नमेंट तो जिम्मेदार नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट डिक्टेटर की थी या पुरानी गवर्नमेंट थी। लेकिन इसमें अंदर एक बात यह है कि दुनिया में तजारत का असूल तो रहा है, वो तो चलता रहा है, लेकिन तिजारत के असूल, तिजारत करते हुए ये किस किताब में लिखा हुआ है कि आप अपने दुश्मन को पहचानने से इनकार कर दें? ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। दुश्मन तो आपके आगे, इफ़ यू आप अपनी पॉलिसी कब बनाएंगे? सबसे पहले जो आपकी स्ट्रैटेजी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी हो, उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि नो योर एनिमी। आप अपनी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी अपने ये बेस करते हैं कि अगर आप पॉलिटिक्स में दो पार्टियां लड़ रही हैं तो एक पार्टी सोचती है कि मेरे मुखालिफ कौन सी पार्टी लड़ रही है, उसकी क्या पॉलिसी होगी, उसके खिलाफ मैं क्या पॉलिसी बनाऊंगा। तो जाहिर है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी बातें आप कह रहे हैं, काश कि मैं इनकी सदाकत को चैलेंज कर सकता। ये थे ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपके इस वक्त का, इस कीमती वक्त का जो आपने हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पर जाने का। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, कुछ और सीनों पर मूंग दलेंगे, कुछ और लोगों का सब्र आजमाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी मरहला आन पहुंचा है आज के इस हफ्ते के आखिरी शो का। यहाँ हम बात करेंगे उस एक शहर कराची की जिसमें मैं और आप गालिबन पैदा हुए। वो शहर अब कहीं नहीं है। यहाँ हर तरफ तजावुज़ात हैं, तजावुज़ात के साथ साथ यहाँ गैर कानूनी शादी हॉल्स का एक जंगल है। गुज़िश्ता दिनों एक बयान ने होश उड़ा दिए, मेरे हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा। DG KDA फरमाते हैं कि 476 शादी हॉल यहाँ पे मौजूद हैं कराची में, जिसमें सुबह शाम रात बिना किसी तखसीस से ज़ात मज़हब मसलक शादियाँ हो रही हैं। लेकिन काबिल ज़िक्र बात ये, या सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शनबल बात ये, कि यहाँ सिर्फ 6 हॉल आउट ऑफ 476 रजिस्टर्ड है। 2 दर्जन से ज़ायद शादी हॉल महज गुलिस्तान जौहर में कायम है। 150 शादी हॉल्स गिराए जा चुके, बाकी अब भी कमाई का ज़रिया हैं। ये थे आन जनाब DG KDA समीउद्दीन सिद्दीकी। अब ये समीउद्दीन सिद्दीकी साहब का पोस्टमार्टम करूं या उनके डिपार्टमेंट का, ये शर्फ बख्शने जा रहा हूं एक आम आदमी को, उस एक आम आदमी को जिसको अपनी भड़ास निकालने का मौका कभी मिलता नहीं है। ये मौका उसे आज हमने दिया। ज़रा दिखाइए जी। KDA जो गवर्नमेंट है, पहले तो यही अप्रूवल देती है और यही तोड़ती है। 2 नुकसान होते हैं। ये पार्क की जगह थी, ST जिसको कहते हैं आप, उस पर बना देती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर ले लिया तो उसके बाद ये तोड़ गए। ठीक है ना, कई ऐसी जगह हैं जिन पे काम हुआ है। जब आंखें बंद होती हैं KDA की, जब मामला चल रहे होते हैं, पैसे के लेन देन होते हैं, तो यही KDA है कि यहाँ पर खड़ी होकर बनवा रही होती है। यही पूरी इंतज़ामिया खड़ी हुई होती है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद मजबूर हो गए बेचारे ये KDA वाले कि अब यह तोड़ना है तो ये तोड़ रहे हैं। अभी आप फिर देखिएगा 4-6 महीने के बाद ये फिर हाल शादी हाल ऑन हो जाएंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये कि ये वो KDA है जिसमें दुनिया जानती है कि दर्जनों, इखलाकन कह लें तो शायद सैकड़ों अपॉइंटमेंट्स सियासी बुनियादों पर हमेशा से की जाती रही। शहर में इक़्तिदार में कौन था? तबलीगी जमात कभी रही नहीं। जमात इस्लामी के मुंह से निवाला छीने ज़माना हो गया, ले दे करके अगेन। अब आप कहेंगे मुझे बुग़्ज़ मुआविया है, ऐसा नहीं है। शहर पे इक़्तिदार में कौन मसरूफ़ था? महाजिरिज़म के नाम पे, कभी मुत्तहदा के नाम पे, कभी और किसी नाम पे, आगे भी कुछ और नाम चल रहे हैं, कभी कुछ और नाम दे दिया जाता है। अल्ताफ़ भाई और उनके चेले, जिन्होंने शहर को गिद्ध की तरह नोचा, जिन्होंने गुटखा खाने वाले एक आम आदमी को जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है MNA बनाया, MPA बनाया, इसलिए ताकि उससे अंगूठा लगवाया जा सके। जाहिर है एक जाहिल को असेंबली में उठा दोगे, उसको क्या पता क्या करना है? उसने तो वही करना है जो अल्ताफ़ भाई ने कहा। कितने लोग हैं
जो अंग्रेजी में छुट्टी की दरखास्त लिख लेते हैं। मैं यहां स्क्रीन पे बैठ के चैलेंज कर रहा हूं, ये अहले जुबान होने का नाटक नहीं चलेगा। मैं अपने शो में बता चुका हूं कि अल्ताफ हुसैन साहब खुद, लिसानियत की बात नहीं कर रहा, अल्ताफ हुसैन खुद पंजाबी हैं। एंटी पंजाबी एंटी बलोची नारे दे दे करके उन्होंने कराची और कराची वालों को लूटा। शादी उन्होंने किससे की ये दुनिया जानती है। 150 हॉल गिरा दिए गए, बाकी शादी हॉल किसके हैं? मेरे, मेरी मैनेजमेंट के, मेरे कैमरामैन के। छोड़े यार, सबसे पहले यह देखना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस वक्त जो ड्रामा करने में पूरी आबोताब से मगन है। इस शो के लिए भी हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अप्रोच करने का सोचा, लेकिन जब कुछ अरसे पहले मैंने एक शो किया और उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मीडिया मैनेजमेंट विंग को मैंने दावत दी, तो मुझे वहां से यह बताया गया कि चूंकि मैं मुत्तहिदा मुखालिफ प्रोग्राम्स के लिए शोहरत रखता हूं, इसलिए मुत्तहिदा ने मेरा ऑफिशियल बाइकआउट कर रखा है। और फिर मुझे यह भी बताया गया, मेरी टीम को यह भी बताया गया कि उनके इस बाइकआउट से मेरी रेटिंग गिरने का खतरा है। चूंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, और ऐसा आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी तब से ऐसे ही है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने मेरी रेटिंग का सिलसिला तो अपने हाथ में ही रखा। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी रेटिंग अलबत्ता किसी प्रोग्राम में अब मुत्तहिदा का मीम भी नजर नहीं आता। हालिया दिनों में हंसी आई फारूक सत्तार साहब को, अब कोई नहीं सुन रहा, तो अब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बात करना शुरू कर दी। यार खुदा का खौफ करो, कराची शहर को आप लूट के खा गए, कराची शहर तजावुजात का जंगल बना दिया। डीजी केडीए कौन था इससे पहले? उससे पहले कौन था? केडीए में किसको भरवाया आपने? केडब्ल्यूएसबी में किसको रखवाया था आपने? केएमसी में किसको रखवाया था आपने? कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी बाहर बैठे हुए? जरा दिखाना शुरू करें जी, ये शादी हॉलों की जो ये सिलसिला है, दिखाना शुरू करें। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नाक के नीचे फेडरल बी एरिया अजीजाबाद में ये जो शादी हॉल थे, ये किसके थे? तबलीगी जमात के, जमात इस्लामी के। दिखाएं जी, ये है जी बीबीजी लॉन अजीजाबाद। एमक्यूएम के कल्ब में, जिस तरह से मुसलमानों के कल्ब में इसराइल का वजूद एक खंजर है, उसी तरह से ये शादी हॉल कोई तबलीगी जमात वाला लगा गया था। ये भाई लोगों का शादी हॉल नहीं था। इसमें से कितने शादी हॉल ऐसे हैं जो मैं एक नाम लूंगा और आप खुद ब खुद मान जाएंगे, आपको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। बाबर गौरी, बात खत्म। 70% मैं इखलाकन कह रहा हूं, मेरा ख्याल ज्यादा ही होगा, 70% ये एनडी लॉन अजीजाबाद, ये मौसूफ के हैं बाबर गौरी के, जो आज भी बाहर बैठे हुए इन शादी हॉल की कमाई नहीं, इनका भत्ता खा रहे हैं। वो खा रहे हैं, उनके चाहने वाले खा रहे हैं, और पता नहीं कौन कौन इस जुर्म में शरीक है। आप ये देखिए, अजीजाबाद हो गया जी, अजीजाबाद में जितने शादी हॉल गिरे हैं, इससे कितने अरब रुपए उन आन जनाब को पहुंचाए जा चुके जिनके घर की दीवार तोड़ करके 5 लाख पाउंड बरामद हुए थे। और ये वो आदमी था जो होंडा 50 पे जिसने अपना जिंदगी का सफर शुरू किया, और ये मेहनत से नहीं कमाया था उसने। मेहनत ऐसी नहीं होती, मेहनत तो एक चोर भी करता है, घर का ताला तोड़ता है, पहले रेकी करता है, कूदता है दीवार, उसके बाद पुलिस मुकाबले से बचता है, तो आप उसको आइडियलाइज नहीं करने लगते। ये क्या है जी? रिवाज लॉन, कोरंगी गौस पाक रोड। कोरंगी किसका एरिया है? लानी किसका एरिया है? माफ कीजिएगा, मलीर में शादी हॉल बना करके कौन चला गया? अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, इस बात से थोड़ा सा हट करके मुझे याद आ गया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ज़ेरे असर इलाकों में गैर मुत्तहिदा, गैर महाजिर आकर के और आपको लूट के चले जाए। ये वो इलाके हैं जहां बाकायदा सो कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमास में महाजिरीन की ड्यूटियां लगती थी, मुख्तलिफ गन्स, मुख्तलिफ वेपन्स लेकर के बैठा करते थे, ड्यूटी के नाम पर बदमाशी होती थी। कौन नहीं जानता कि शराबें पी जाती थी, कौन नहीं जानता था कि दादे ऐश दी जाती थी, और जुर्रत नहीं थी शहर में किसी की बात करे। वो एंकराने कराम जिनको अब 22 अगस्त के बाद अल्लाह ने तौफीक दी, वो उस वक्त दुम हिलाया करते थे। मतलब कोई खुदा का खौफ करें, पूरा शहर बेच दिया। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि शहर जो है तजावुजात का जंगल बन चुका। फलाही पार्क, रफाई पार्क आपने नहीं छोड़ा, बच्चों के खेलने के मैदान आपने नहीं छोड़े, कोई एक चीज तो छोड़ देते। मैं अगर बात करूंगा तो फिर बुरा लग जाएगा, ये हड़तालों के दिनों की बात है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नो वन कैन चैलेंज मी, ले जाए मुझे कोर्ट में, बात करता हूं। अस्पताल बंद करवाने के लिए आर्म्ड लोग, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, जो आज रो रहे हैं हसन जफर आरिफ साहब की पुरस्कार मौत पे, फेसबुक पर ऐसी ऐसी वाहियात जुबान पाकिस्तान के बारे में इस्तेमाल की जा रही है। और ये वो लोग हैं जो अपने आप को महाजिरीन कहते हैं। महाजिर तो वो था अपना सब कुछ लुटा करके यहां आया और इस धरती को, चाहे उसके साथ कुछ भी हुआ हो, उसने अपनाया, अपने सीने से लगाया।
उसने लियाकताबाद में पोर्शन बना करके बेचने का कारोबार नहीं किया। दिखाएं जी, ये पोर्शंस जो है लियाकताबाद में कितने हैं जो गैर कानूनी है, किसने बनवा दिए? यहां पीपल्स पार्टी का कोई आकर के बनवा के गया था। नून लीग की मजाल थी कि वहां इनके इलाकों में आकर के और ये बना करके चली जाए। कब्रिस्तान की जमीन पे आपने ये शादी हॉल के साथ साथ आपने कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी कर दी। 2 या 3 या 4 मंजिला इमारत की जगह आपने वहां 6 और 7 मंजिला प्लाजे बना दिए। और तुर्रा तमाशा ये कि आप मुतवस्सित तबके की क़यादत हैं। यार कोई शर्म भी होती है, मगर नहीं होती है। सियासत में कहां होती है? अहले जुबान होने की बात करते हैं। यह सवाल का जवाब देते हुए क्यों जुबानों पे कुफ्ल लग जाते हैं कि मेरे भाई ये सारा तजावुजात का जो जंगल आपने कराची में आबाद कर दिया, एक गली में से एक गाड़ी निकालने की जगह नहीं है। कराची में कोई रोड साबुत नहीं है, रोड पर सिर्फ गड्ढे हैं, रोड नहीं है। गटर के ढक्कन नहीं लगा सकता आपका मेयर, आपका साबिक क्या उनको कहना चाहिए, गवर्नर गिटार बजाते रहे 2012 में। आज भी पनाहगुज़ीन है, पहले भी पनाहगुज़ीन थे और आज भी पनाहगुज़ीन है। महाजिरीन के नाम को क्यों तोहमत बनाते हो यार? महाजिरीन के नाम पे क्यों गाली बकते हो? जब तुम्हारी जेब में शनाख्ती कार्ड आ चुका, आपको आज नजर आ रहा है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है? उस वक्त के जब अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लग गई, इसलिए कि उनके पेट पे लात पड़ गई, इसलिए कि आपके पेट पे लात पड़ गई। अगर नाम लेना शुरू करूं तो किसी को बचने का मौका नहीं मिलेगा। चैलेंज मत कर दीजिएगा मुझे किसी शो में, मैं नाम लेकर के ऑन एयर बताऊंगा कि मैंने किस किस से रुजू किया, किस किस ने शो में आने से इनकार किया। और अगर ऐसा होना शुरू हो गया, एक बात की गारंटी है, अब तक का तो मुझे नहीं पता, और आमने सामने का भी अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। आपके ना आने से मेरी रेटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। रोजी, इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत, ये अल्ताफ हुसैन और उनके चमचों के हाथ में ना थी पहले और ना अब है। मैं इस बात का कायल उस वक्त से हूं जब मैंने 9th क्लास में पहला आर्टिकल लिखा था, और मेरी अम्मा ने वो छीन करके वो आर्टिकल और मुझे जूते लगाए थे कि कराची में तुम्हें नहीं पता कि क्या होता है, कौन लोग हैं, किसको उठा के ले जाते हैं। ये आप थे जो ये काम पहले भी करते थे और आज भी। वली बाबर के कत्ल के बारे में एक चश्मकुशा रिपोर्ट है, यकीन ना आए कि वली बाबर को किसने मारा और किसने मरवाया और क्यों मरवाया। अफजल नदीम डोगर साहब, नाम बता रहा हूं, नेट पर सर्च कीजिएगा, किसने उनको मारा और क्या उनका जुर्म था वली बाबर का। इससे पहले कि मजीद हज़ियान बख्श की गुंजाइश नहीं है, प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो चुका है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।